तो नमस्कार, एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पाठ 3 नागरिक चुनावी राजनीति, पाठ 3 नागरिक शास्त्र है। नागरिक शास्त्र पाठ 3 चुनावी राजनीति, पाठ 3 चुनावी राजनीति का सेशन 1 पाठ 3 का पहला सेशन आपके पास जा रहा है। बहुविकल्पी प्रश्नों का सेशन है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी देवीलाल ने, मोरारजी देसाई ने, चौधरी चरण सिंह ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने। न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी देवीलाल ने, मोरारजी देसाई ने, चौधरी चरण सिंह ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने। तो न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले चौधरी देवीलाल थे। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, न्याय युद्ध नामक आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? न्याय युद्ध नामक आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 2, न्याय युद्ध नामक आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। तो न्याय युद्ध नामक आंदोलन चलाया गया था हरियाणा में, चौधरी देवीलाल ने चलाया था। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा कौन करता है? चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा कौन करता है? योजना आयोग करता है, क्षेत्रीय परिषद करती है, निर्वाचन आयोग करता है या परिसीमन आयोग करता है? प्रश्न नंबर 3, चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा कौन करता है? योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद, निर्वाचन आयोग या परिसीमन आयोग? तो चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा करता है परिसीमन आयोग। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 64 सीटें, 74 सीटें, 84 सीटें या 94 सीटें? प्रश्न नंबर 4, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 109 सीटें, 84 सीटें, 47 सीटें या 100 सीटें? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
तो वो सीटें आरक्षित हैं 47। अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, ग्रामीण और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ग्रामीण और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 1/3 सीटें आरक्षित हैं, आधी सीटें आरक्षित हैं, 1/4 सीटें आरक्षित हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6, ग्रामीण और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई? प्रश्न नंबर 7, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई? 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 7, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, 18 वर्ष की आयु में मतदान किया जा सकता है। 18 वर्ष की आयु में मतदान किया जा सकता है, किंतु उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या है? प्रश्न नंबर 8, 18 वर्ष की आयु में मतदान किया जा सकता है, किंतु उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है, या 30 वर्ष है? प्रश्न नंबर 8, 18 वर्ष की आयु में मतदान किया जा सकता है, किंतु उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है एवं निर्धारित धनराशि जमानत के रूप में जमा कराने पड़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवार को और क्या करना पड़ता है? प्रश्न नंबर 9, चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है एवं निर्धारित धनराशि जमानत के रूप में जमा कराने पड़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवार को और क्या करना पड़ता है? ऑप्शन देखते हैं भाई। ऑप्शन ए, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार एवं उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति एवं देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार एवं उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति एवं देनदारियों का ब्यौरा। ऑप्शन सी, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कार्य करने पड़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा भाई?
ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी कार्य करने पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों को क्या कहते हैं? देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों को क्या कहते हैं? नियमों की अवहेलना, कानूनी प्रक्रिया, आचार संहिता, चुनावी घोषणा पत्र। प्रश्न नंबर 10, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आचार संहिता। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने सन 1971 के लोकसभा चुनाव में क्या नारा दिया था? प्रश्न नंबर 11, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने सन 1971 के लोकसभा चुनाव में क्या नारा दिया था? लोकतंत्र बचाओ नारा दिया, या गरीबी हटाओ नारा दिया, या जमीन जोतने वाले को नारा दिया, या सबका साथ सबका विकास नारा दिया? प्रश्न नंबर 11, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने सन 1971 के लोकसभा चुनाव में क्या नारा दिया था? तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, गरीबी हटाओ। प्रश्न नंबर 12, लोकतंत्र बचाओ नारा किस पार्टी ने कब दिया था? प्रश्न नंबर 12, लोकतंत्र बचाओ नारा किस पार्टी ने कब दिया था? 1977 जनता पार्टी ने नारा दिया, 1977 में वामपंथी दलों ने नारा दिया, 1983 में तेलुगु देशम पार्टी ने नारा दिया था, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था। प्रश्न नंबर 12, लोकतंत्र बचाओ नारा किस पार्टी ने कब दिया था? 1977 में जनता पार्टी ने नारा दिया था, 1977 में वामपंथी दलों ने नारा दिया था, 1983 में तेलुगु देशम पार्टी ने नारा दिया था, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया। तो लोकतंत्र बचाओ नारा 1977 में जनता पार्टी ने ये नारा दिया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में जनता पार्टी ने दिया था। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, वामपंथी दलों ने सन 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या नारा दिया था? प्रश्न नंबर 13, वामपंथी दलों ने सन 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जमीन जोतने वालों को, या तेलुगु स्वाभिमान। तो वामपंथी दलों ने सन 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नारा दिया था जमीन जोतने वाले को, जमीन जोतने वाले को।
गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, लोकतंत्र बचाओ जनता पार्टी, तेलुगु स्वाभिमान, आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी ने। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जमीन जोतने वाले को। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा कब दिया था? आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव तेलुगु स्वाभिमान का नारा कब दिया था? 1963 में, 1973 में, 1983 में या 1993 में? तो आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी की नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा 1983 में, 1983 में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, सबका साथ सबका विकास का नारा किस पार्टी ने दिया था? सबका साथ सबका विकास का नारा किस पार्टी ने दिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वामपंथी दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने? प्रश्न नंबर 14, सबका साथ सबका विकास का नारा किस पार्टी ने दिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वामपंथी दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने? तो ये नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा कब दिया था? प्रश्न नंबर 15, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा कब दिया था? 2014 में दिया, 2016 में, 2018 में या 2020 में? प्रश्न नंबर 15, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा कब दिया? तो ये नारा दिया था 2014 में। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। चुनाव का अंतिम चरण क्या है? चुनाव का अंतिम चरण क्या है? चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करना, चुनाव के लिए प्रचार करना, चुनाव के लिए मतदाताओं में पैसा बांटना या मतदाताओं द्वारा वोट देना? प्रश्न नंबर 16, चुनाव का अंतिम चरण क्या है? चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करना, चुनाव के लिए प्रचार करना, चुनाव के लिए मतदाताओं में पैसा बांटना, मतदाताओं द्वारा वोट देना? तो चुनाव का अंतिम चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न नंबर 17, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? 1980 में एम.बी. हनीफा ने किया था, 1980 में बिल क्लिंटन ने किया था, 1980 में
दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। प्रश्न नंबर 17, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये 1980 में एम.बी. हनीफा ने किया था। 1980 में एम.बी. हनीफा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। एम.बी. हनीफा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पंजीकरण कब कराया था? प्रश्न नंबर 18, एम.बी. हनीफा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पंजीकरण कब कराया था? 10 अक्टूबर 1980 को कराया था, 15 अक्टूबर 1980 को कराया था, 20 अक्टूबर 1980 को कराया था, 20 दिसंबर 1980 को कराया था। प्रश्न नंबर 18, एम.बी. हनीफा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पंजीकरण कब कराया था? तो एम.बी. हनीफा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पंजीकरण 15 अक्टूबर 1980 को कराया था। 15 अक्टूबर 1980 को। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। किस प्रदेश के 6 शहरों में आयोजित की गई एक सरकारी प्रदर्शनी में आम जनता ने ईवीएम को पहली बार देखा या ईवीएम मशीन को पहली बार देखा? प्रश्न नंबर 19, किस प्रदेश के 6 शहरों में आयोजित की गई एक सरकारी प्रदर्शनी में आम जनता ने ईवीएम मशीन को पहली बार देखा? तो केरल, वो प्रदेश केरल था या कर्नाटक था या तमिलनाडु था या आंध्र प्रदेश था? प्रश्न नंबर 19, किस प्रदेश के 6 शहरों में आयोजित की गई एक सरकारी प्रदर्शनी में आम जनता ने ईवीएम मशीन को पहली बार देखा? तो ये प्रदर्शनी लगी थी कहाँ पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 6 शहरों में ये प्रदर्शनी, सरकारी प्रदर्शनी थी, ये प्रदर्शनी लगाई गई। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, देश में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? देश में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? 1982 में, 1986 में, 1992 में, 2002 में। प्रश्न नंबर 20, देश में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? 1992 में, 1982 में, 1986 में, 1992 में या 2002 में? तो ईवीएम मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1982 में। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग किस राज्य में किया गया था? प्रश्न नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग किस राज्य में किया गया था? केरल में किया गया था, तमिलनाडु में किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था या गुजरात में? प्रश्न नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग किस राज्य में किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग केरल राज्य में किया गया था। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 22, किस विधानसभा के 50 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार किया गया था? किस राज्य के विधानसभा के, ये भाई किस विधानसभा के 50 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग किया गया? पराभूर विधानसभा, इसौली विधानसभा, जलेसर विधानसभा या उपर्युक्त सभी गलत हैं। तो किस विधानसभा के 50 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार किया गया? तो ये पहली बार प्रयोग किया गया था पराभूर विधानसभा में। पराभूर विधानसभा के 50 मतदान केंद्रों पर पहली बार वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था का नाम क्या है? भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था का नाम क्या है? निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयुक्त है, परिसीमन आयोग है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23, भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था का नाम क्या है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था का नाम है निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था का नाम है निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 दो है पर प्रश्न अलग हैं भाई। निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य या 4 सदस्य। प्रश्न नंबर 23, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य या 4 सदस्य। तो शुरुआत में निर्वाचन आयोग 1 सदस्य था, परंतु 1993 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 3 सदस्य। चलते हैं भाई प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कब बनाया गया? निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कब बनाया गया? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। प्रश्न नंबर 24, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कब बनाया गया? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। तो प्रश्न नंबर 24, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया 1993 में। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है या प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 24, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है
राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25 मुख्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 25 मुख्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, या 6 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, या इन दोनों में जो पहले हो वो सही है, या उपर्युक्त सभी बातें सही हैं। तो प्रश्न नंबर 25 मुख्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है, 6 वर्षों के लिए नियुक्त होता है, इन दोनों में जो पहले पूरा हो वो माना जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी प्रश्न नंबर 25 है, पर प्रश्न अलग है। नंबरिंग 25 दो बार है, पर प्रश्न अलग है। 1950 में भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। 1950 में भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। सुकुमार सेन को, विमल जालान को, मनमोहन सिंह को, एच.जे. कानिया को। प्रश्न नंबर 25 1950 में भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। सुकुमार सेन को, विमल जालान को, मनमोहन सिंह को, या एच.जे. कानिया को। तो विमल जालान रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, मनमोहन सिंह भी रिजर्व बैंक के गवर्नर एवं प्रधानमंत्री थे, एच.जे. कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आप समझ गए होंगे प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सुकुमार सेन। 1950 में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था सुकुमार सेन को। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26 चौधरी देवीलाल ने किस राज्य में 1987 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। प्रश्न नंबर 26 चौधरी देवीलाल ने किस राज्य में 1987 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए, या हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए, या राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। प्रश्न नंबर 26 चौधरी देवीलाल ने किस राज्य में 1987 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। तो वो कुर्सी संभाली थी हरियाणा राज्य की। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोक दल ने अकेले 90 में से कितनी सीटें जीती थीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोक दल ने अकेले 90 में से कितनी सीटें जीती थीं। 57 सीटें, 58 सीटें, 59 सीटें, या 60 सीटें। प्रश्न नंबर 27 हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोक दल ने अकेले 90 में से कितनी सीटें जीती। तो लोक दल ने अकेले 60 सीटें जीती थी। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न 28, भारत में कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति मतदान कर सकता है? भारत में कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति मतदान कर सकता है? 17 वर्ष का, 18 वर्ष का, 19 वर्ष का या 20 वर्ष का? प्रश्न नंबर 28, भारत में कितने वर्ष की आयु का व्यक्ति मतदान कर सकता है? तो भारत में 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति मतदान कर सकता है। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29, चुनाव की घोषणा कौन करता है? प्रश्न नंबर 29, चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो चुनाव की घोषणा प्रधानमंत्री करता है, या चुनाव की घोषणा वित्त मंत्री करता है, या चुनाव की घोषणा लोकसभा अध्यक्ष करता है, या चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग करता है? प्रश्न नंबर 29, चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 32, 1993 से भारत के कितने निर्वाचन आयुक्त हैं? प्रश्न नंबर 30, 1993 से भारत में होगा भाई, भारत में कितने निर्वाचन आयुक्त हैं? प्रश्न नंबर 30, 1993 से भारत में कितने निर्वाचन आयुक्त हैं? 3 निर्वाचन आयुक्त, 5 निर्वाचन आयुक्त, 7 निर्वाचन आयुक्त या 9 निर्वाचन आयुक्त? प्रश्न नंबर 30, 1993 से भारत में कितने निर्वाचन आयुक्त हैं? तो 1993 से भारत में 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। पहले एक सदस्यीय था, 1993 से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया, 3 सदस्यीय बना दिया गया। प्रश्न नंबर 3 सदस्यीय बना दिया गया। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 पे आ जाएं। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने कब दिया था? लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने कब दिया था? 1976 में, 1977 में, 1978 में या 1979 में? प्रश्न नंबर 31, लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने कब दिया था? 1976 में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया जनता पार्टी द्वारा, या 1977 में नारा दिया गया, या 1978 में, या 1979 में? प्रश्न नंबर 31, लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने कब दिया था? तो ये दिया था 1977 में। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी ने 1977 में दिया था। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। 2014 में किस दल की सरकार केंद्र में आई? प्रश्न नंबर 32, 2014 में किस दल की सरकार केंद्र में आई? तो 2014 में कांग्रेस की सरकार आई केंद्र में, या भाजपा एवं सहयोगी की सरकार आई केंद्र में, या तीसरे मोर्चे की सरकार आई केंद्र में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 32, 2014 में किस दल की सरकार केंद्र में आई? तो 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा एवं सहयोगी
दलों की सरकार केंद्र में आई। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 पे आ जाएं। हरियाणा में 1987 में राज्य विधानसभा चुनाव लोक दल और उसकी सहयोगी पार्टियों ने कुल कितनी सीटें जीती थीं? हरियाणा में 1987 में राज्य विधानसभा चुनाव में लोक दल और उसकी सहयोगी पार्टियों ने कुल कितनी सीटें जीती थीं? 70 सीटें जीती थीं या 76 सीटें जीती थीं या 80 सीटें जीती थीं या 50 सीटें जीती थीं? प्रश्न नंबर 33 हरियाणा में 1987 में राज्य विधानसभा के चुनाव में लोक दल और उसकी सहयोगी पार्टियों ने कुल 76 सीटें जीती थी। कुल 90 में से 76 सीटें जीती थी। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 34 हरियाणा में 1987 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? हरियाणा में 1987 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो हरियाणा 1987 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटें मिली या 8 सीटें मिली या 12 सीटें मिली या 15 सीटें मिली? प्रश्न नंबर 34 हरियाणा में 1987 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थीं? तो 1987 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिली थीं। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 वर्ष बाद होते हैं। ऑप्शन ए भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 वर्ष बाद होते हैं। ऑप्शन बी परिसीमन आयोग चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा करता है। परिसीमन आयोग चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा करता है। ऑप्शन सी ग्रामीण और स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ग्रामीण और स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो प्रश्न नंबर 35 निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 वर्ष बाद होते हैं, ये सही है। परिसीमन आयोग चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा करता है, ये भी सही है। ग्रामीण और स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ये भी सही हैं। और यदि ये तीनों सही हैं तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 नंबरिंग 1 है, प्रश्न अलग है भाई। तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस वर्ष के विधानसभा चुनाव में दिया था? प्रश्न नंबर 35 तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा
किस वर्ष के विधानसभा चुनाव में दिया था? 1973 के विधानसभा चुनाव में, या 1978 के विधानसभा चुनाव में, या 1983 के विधानसभा चुनाव में, या 1988 के विधानसभा चुनाव में। प्रश्न नंबर 35, तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा 1983 के विधानसभा चुनाव में दिया था। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, या 21 वर्ष, या 20 वर्ष, या 25 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष, या 25 वर्ष। तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 37, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1947 में हुआ, 1949 में हुआ, या 1950 में हुआ, या 1952 में हुआ। प्रश्न नंबर 37, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1947 में, 1949 में, 1950 में, या 1952 में। तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। निम्न में से चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव कराना, मतदाताओं की सूचियां तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, या चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े करना। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। तो चुनाव आयोग का कार्य चुनाव कराना है। मतदाताओं की सूचियां तैयार करना चुनाव आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना चुनाव आयोग का कार्य है। यहाँ पूछा जा रहा नहीं है, तो चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर ऑप्शन डी, चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े करना। प्रश्न नंबर 39, देश में चुनाव करवाने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? प्रश्न नंबर 39, देश में चुनाव करवाने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? राष्ट्रपति को है ये अधिकार, या प्रधानमंत्री को अधिकार है, या चुनाव आयोग को अधिकार है, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ये अधिकार है। देश में चुनाव करवाने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो चुनाव करवाने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40, प्रत्येक राजनीतिक दल का एक चुनाव चिन्ह होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल का एक चुनाव चिन्ह होता है, जिसका आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न नंबर 40, प्रत्येक राजनीतिक दल का एक चुनाव चिन्ह होता है, जिसका आवंटन
किसके द्वारा किया जाता है? तो राजनीतिक दल के मुखिया को ये अधिकार है, या राष्ट्रपति को है अधिकार, या सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, या चुनाव आयोग को है? प्रश्न नंबर 40, प्रत्येक राजनीतिक दल का एक चुनाव चिन्ह होता है जिसका आवंटन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चुनाव आयोग को ये अधिकार प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 41, किस आम चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पूरे देश में किया गया? प्रश्न नंबर 41, किस आम चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पूरे देश में किया गया? 1996 के आम चुनाव में पहली बार वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया पूरे देश में, या 1999 के आम चुनाव में पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया, या 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया, या 2009 के आम चुनाव में? प्रश्न नंबर 41, किस आम चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पूरे देश में किया गया? तो ये किया गया था 2004 के आम चुनाव में। 2004 के आम चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पूरे देश में किया गया था। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाएं। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 7 राज्यों में, 6 राज्यों में, 5 राज्यों में, या 4 राज्यों में? प्रश्न नंबर 42, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो अभी वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषदें हैं। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाएं। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? प्रश्न नंबर 43, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? जम्मू कश्मीर से था, या कर्नाटक से था, या तमिलनाडु से था, या आंध्र प्रदेश से था? प्रश्न नंबर 43, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? जम्मू कश्मीर से था धारा 370 का संबंध, या कर्नाटक से था, या तमिलनाडु से था, या आंध्र प्रदेश से था? तो धारा 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 44, भारत में मताधिकार का आधार क्या होता है? भारत में मताधिकार का आधार क्या होता है? आय होती है, या शिक्षा होती है, या धन होता है, या लिंग होता है? भारत में मताधिकार का आधार क्या होता है? आय, शिक्षा, धन, लिंग? प्रश्न नंबर 44, तो भारत में मताधिकार का आधार क्या होता है? आय होती है, उसकी आय 18 वर्ष से ऊपर है, 18 वर्ष या उसके ऊपर है तो मताधिकार का उपयोग कर सकता है। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45 में आ जाएं। भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2-3 बार ये घुमा के आपके सामने प्रश्न को रखा हूँ। तो प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है
अब आप खुद ही समझ सकते हैं। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रश्न को घुमा घुमा के 2-3 बार आपके सामने रखा हूँ, ताकि ये प्रश्न तो बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। तो 20 वर्ष है या 21 वर्ष है या 18 वर्ष है या 24 वर्ष है। तो भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 पे आ जाएं। देश में चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व किसका है? देश में चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व किसका है? राष्ट्रपति का है, संसद का है, चुनाव आयोग का है या नीति आयोग का है? प्रश्न नंबर 46, देश में चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व किसका है? राष्ट्रपति का है, संसद का है, चुनाव आयोग का है या नीति आयोग का है? तो देश में चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग का है। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47, वर्ष 2014 तक कितने आम चुनाव हो चुके थे? वर्ष 2014 तक, वर्ष 2014 तक कितने आम चुनाव हो चुके थे? 15 आम चुनाव, 16 आम चुनाव, 17 आम चुनाव या 18 आम चुनाव 2014 तक हो चुके थे। प्रश्न नंबर 47, वर्ष 2014 तक कितने आम चुनाव हो चुके थे? तो 2014 तक 16 आम चुनाव हो चुके थे। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 पे आ जाएं। चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, निर्वाचन आयोग करता है या उच्च न्यायालय करता है? प्रश्न नंबर 48, चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, निर्वाचन आयोग करता है या उच्च न्यायालय? तो चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 पे आ जाएं। लोकसभा में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? लोकसभा में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 543, 542, 544, 546। प्रश्न नंबर 49, लोकसभा में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 543, 542, 544 या 546? तो लोकसभा में कुल निर्वाचन क्षेत्र हैं 543। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50 पे आ जाएं। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं? लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं? आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की या राजस्थान की? प्रश्न नंबर 50, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं? आंध्र प्रदेश राज्य की या उत्तर प्रदेश राज्य की या मध्य प्रदेश राज्य की या राजस्थान राज्य की? तो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 51, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी किसके नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं? प्रश्न नंबर 51,
चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी किसके नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं? राज्य सरकार के नियंत्रण में, या राष्ट्रपति के नियंत्रण में, या प्रधानमंत्री के नियंत्रण में, या चुनाव आयोग के नियंत्रण में? प्रश्न नंबर 51, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी किसके नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं? तो ये चुनाव के समय चुनाव आयोग के नियंत्रण में अधिकारी एवं कर्मचारी काम करते हैं। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में कमी को प्रकट करता है? प्रश्न नंबर 52, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में कमी को प्रकट करता है? तनाव, रिश्वत, अच्छे लोगों का बाहर हो जाना, या ये सभी? प्रश्न नंबर 52, निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में कमी को प्रकट करता है? तो ये प्रकट करता है तनाव, रिश्वत, अच्छे लोगों का बाहर हो जाना। और ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, ये सभी। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 53 पे आ जाएं। चुनाव आचार संहिता के अनुसार किस राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में वर्जित होता है? प्रश्न नंबर 53, चुनाव आचार संहिता के अनुसार किस राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में वर्जित होता है? किसी धर्म स्थल का प्रयोग वर्जित होता है, या सरकारी वाहन का प्रयोग वर्जित होता है, या सरकारी अधिकारियों और का उपयोग वर्जित होता है, या उपर्युक्त सभी वर्जित हैं? प्रश्न नंबर 53, चुनाव आचार संहिता के अनुसार किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में वर्जित होता है? किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग, सरकारी वाहन का प्रयोग, सरकारी अधिकारियों का उपयोग? तो प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 54, चुनाव आयोग किसके प्रति जवाबदेह होता है? चुनाव आयोग किसके प्रति जवाबदेह होता है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, स्वतंत्र होता है, या सरकार के प्रति? प्रश्न नंबर 54, चुनाव आयोग किसके प्रति जवाबदेह होता है? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, स्वतंत्र होता है, या सरकार के प्रति? तो चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र होता है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। प्रश्न नंबर 54 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55 में आ जाएं। भारत में मताधिकार प्राप्त है। भारत में मताधिकार प्राप्त है सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को, केवल पुरुषों को, साक्षर स्त्री पुरुषों को, या स्त्री पुरुषों व बच्चों को? प्रश्न नंबर 55, भारत में मताधिकार प्राप्त है सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को, केवल पुरुषों को, साक्षर स्त्री पुरुषों को, या स्त्री
पुरुषों व बच्चों को। तो भारत में मताधिकार प्राप्त है सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को। प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56 चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाता है। चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राजनीतिक दल द्वारा, सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 56 चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राजनीतिक दल द्वारा, सरकार द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा। तो चुनाव घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये राजनीतिक दलों द्वारा जारी किया जाता है। चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाता है राजनीतिक दल द्वारा। प्रश्न नंबर 56 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पाठ 3 नागरिक शास्त्र से पाठ 3 चुनावी राजनीति का पहला सेशन बहुविकल्पीय प्रश्नों का आपके पास जा रहा है। आप इसको 2-3 बार विधिवत देखें। 2-3 बार सेशन को देखकर फिर नोटबुक में लिखेंगे। ये जब तक आप तैयारी करेंगे तब तक आपके पास इसका दूसरा सेशन पहुंच जाएगा। तो ये पाठ 3 चुनावी राजनीति का पहला सेशन आपके पास जा रहा है। ये सेशन बहुविकल्पी प्रश्नों की है। केवल इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, जिससे कि आपको पूरा पाठ कंठस्थ हो जाए। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करने में आपको आसानी हो, आप सरलता से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कर ले जाएं। उन सभी प्रश्नों को समावेश करने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए इस सेशन का यहीं पे समापन करते हैं। धन्यवाद।